तो अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें तो बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर दो तरह की सब्सटेंसेस होती हैं। एक तो स्मॉल पार्टिकल जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व होते हैं, और दूसरे वो पार्टिकल्स या स्ट्रक्चर जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जिसके अंदर जो सॉल्युबल मटेरियल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पार्टिकल जो हैं वो इसके अंदर डिसॉल्व होकर एक फ्लोट पोर्शन बना रहे होते हैं साइटोप्लाज्म का, उसे हम साइटोसोल कहते हैं। जबकि जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं उसके अंदर फ्लैट ग्लोब्यूल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर न्यूट्रल फैट ग्लोब्यूल्स आ जाते हैं, जिसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। उसके अलावा इसके अंदर ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स आ जाते हैं और राइबोसोम्स आ जाते हैं। राइबोसोम्स भी इन्हें हम ग्रैन्यूल्स कहेंगे क्योंकि ये राइबोसोम्स मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते, ये भी इसलिए ग्रैन्यूल्स में आएंगे, और स्कीटरी वेसिकल्स आ जाती हैं। जबकि इसके अंदर 5 जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, वो डिस्पर्स्ड होते हैं। उसमें गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स और प्रोऑक्सीसोम्स आ जाते हैं। और इन सबको हम अभी बारी बारी इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे, जबकि जो इनका फंक्शन है वो इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं फंक्शनल प्रोसेस ऑफ द सेल पे पार्ट 2 बनाऊंगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लें। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बेसिकली ट्यूबुलर और फ्लैट वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर हमें नज़र आता है माइक्रोस्कोप में, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड कर रहा होता है। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके नाम से हमें समझ आ जाती है कि क्या चीज़ है। एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल के अंदर एक नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल और फ्लैट वेसिकल्स का, उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जो रेटिकुलम है बेसिकली इसके स्ट्रक्चर से हमें पता चल रहा है, क्योंकि ये पूरे सेल में एक्सटेंड कर रहा है। तो ये जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनकी ट्रांसपोर्ट में काम करता है। बेसिकली सेल के अंदर या बाहर जो भी सब्सटेंसेस ने ट्रांसपोर्ट होना है वो होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन्हें प्रोसेस भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है। इसके अलावा आगे उन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है। बेसिकली वो कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है वो उसके जो डिफरेंट वेसिकल ट्यूब्यूल्स हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। उसके जितने भी स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं वो सारे आपस में जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो भी एक लिपिड बाई लेयर है, जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वह भी इसी तरह की एक मेम्ब्रेन होती है। और इस मेम्ब्रेन के अंदर जो मेम्ब्रेन जो है जिस चीज़ को इनक्लोज करी होती है उसे हम एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। और जो मैट्रिक्स है इसके अंदर एक वाटरी मीडियम होता है, जस्ट लाइक जिस तरह साइटोप्लाज्म में एक फ्लूइड है, इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी फ्लूइड होता है, लेकिन ये जो फ्लूइड है कंपोजिशन में ये साइटोसोल से डिफरेंट होता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट बात दी गई है वो ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मैट्रिक्स है वो, और जो न्यूक्लियर जो हमारी मेम्ब्रेन है, जैसे कि हम जानते हैं न्यूक्लियस जो है वो एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी कि उसके अराउंड 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। ये दोनों मेम्ब्रेन्स मिलकर ये दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं मिलकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाती हैं। और जो इन आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है वो वाली स्पेस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मैट्रिक्स है आपस में कंटिन्यूस होते हैं, यानी कि आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये आप इस डायग्राम से अच्छी तरह से समझ सकेंगे। बेसिकली ये न्यूक्लियस की डायग्राम है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर डिफरेंट पोर्स होते हैं, और ये जो अंदर लाइन है ये है इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये दोनों मिलकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रही हैं। और ये जो इन दोनों इनर और आउटर मेम्ब्रेन सरफेस के दरमियान जो स्पेस है वो, और ये जो साथ में ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई साथ में, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अंदर वाला मैट्रिक्स और ये जो स्पेस के अंदर वाला हिस्सा, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो ये हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बात पता चली। उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेसिकली उसके जो सरफेस है उसके ऊपर डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो अटैच होती हैं। तो उस बेसिस पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें एक ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है और ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये पूरे नेटवर्क है जो कि पूरे जो सेल के अंदर है ये छाया हुआ है। तो इसके ऊपर डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं वो अटैच हैं। तो ये उन्होंने उसके अलग से एक डायग्राम बनाई है। तो कुछ इसका हिस्सा है उसके ऊपर जो ये पार्टिकल्स हैं ये अटैच हैं, लेकिन जो कुछ हिस्सा है वहाँ पे अटैच नहीं है। तो जहाँ पे अटैच होंगे उसे हम ग्रैनुलर कहेंगे हिस्सा, ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पे नहीं अटैच वो ग्रैनुलर या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा।
और ये जो पार्टिकल्स हैं असल में ये राइबोसोम्स हैं। तो हमें पता है कि जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। तो जो ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा होता है, जबकि जो एक ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स के अलावा उसके सरफेस पे कुछ एंजाइम्स अटैच होते हैं जो कि डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं उसमें काम करते हैं, जिसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लिपिड सिंथेसिस है। और ये जो फंक्शन है हम बाद में आगे देखेंगे चैप्टर में। और जो इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है वो ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसका जो सरफेस एरिया है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल को कवर कर रही होती है उससे ज़्यादा होता है। उसकी क्या वजह है? वो ये कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक चैनल सा बना रहा होता है जिसकी वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इस यहाँ पे जो जैसे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड सिंथेसिस में काम करता है और लिपिड सिंथेसिस हो रही होती है लीवर में। तो जो लीवर है वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाईली डेवलप्ड होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि जो लीवर है उनमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनका मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया 30 to 40 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि अगर एक सेल दिया जाएगा कि क्वेश्चन आएगा कि एक सेल है उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाईली डेवलप्ड है तो बॉडी का कौन से पार्ट का सेल हो सकता है? तो उसका आंसर लीवर सेल होगा। अच्छा जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम देखेंगे गोल्जी अपरेटस को। अब जो गोल्जी अपरेटस है ये भी क्लोजली एसोसिएटेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बोथ इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इन द फॉर्म ऑफ 3 to 4 फ्लैट ये इन द प्रेजेंस ऑफ 4 और मोर स्टैक्ड लेयर्स ऑफ थिन फ्लैट इनक्लोज्ड वेसिकल्स मौजूद होता है। यानी कि ये डायग्राम में देखें ये 4 या 4 से ज़्यादा फ्लैट वेसिकल्स की लेयर्स के फॉर्म में मौजूद होता है। यानी कि 4 या उससे ज़्यादा जो लेयर्स हैं वेसिकल्स की वो बना रही होती हैं गोल्जी अपरेटस को। और ये न्यूक्लियस के एक साइड पे प्रेजेंट होता है और ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है स्क्रीटरी सेल्स में, जहाँ के जिस तरफ से सेल स्क्रेट कर होता है उस साइड पे न्यूक्लियस की साइड पे होगा। और गोल्जी अपरेटस को देखें तो बेसिकली इसके यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 2 फेज होते हैं, एक कन्वेक्स होता है, एक कनकेव होता है। जो कन्वेक्स फेज होता है वो ऑलवेज न्यूक्लियस की तरफ होता है और इस फेज़ को हम फॉर्मिंग फेज कहते हैं। और जो कनकेव फेस होता है वो न्यूक्लियस से दूसरी तरफ होता है, उस तरफ होता है जिस तरफ को स्क्रीशंस होनी होती हैं और इसे हम मैच्योरिंग फेस कहते हैं। बेसिकली जो इसका ये वाला फेस होता है फॉर्मिंग फेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ वेसिकल्स आती हैं जिसे हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर वेसिकल्स कहते हैं। और यहाँ से ब्रेक होके जो गोल्जी अपरेटस का फॉर्मिंग फेज है वहाँ पे आके अटैच होती रहती हैं, जिससे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर जो कि ट्रांसपोर्ट होने थे वो इंट्रैप हुए थे, या वो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो गोल्जी अपरेटस तक यूँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं उसके फॉर्मिंग फेज़ पे। उसके बाद वो गोल्जी अपरेटस में प्रोसेस होते हैं। फिर जो उसका ये मैच्योरिंग फेज़ है वहाँ से वो इन द फॉर्म ऑफ स्क्रीटरी वेसिकल्स जो वो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ तो वो अगर लाइसोसोम बन जाते हैं ये वाली वेसिकल्स गोल्जी वेसिकल, यहाँ तो आगे जाके लाइसोसोम बन जाएंगे या फिर स्क्रीटरी वेसिकल्स बन के सेल से एक्सक्रीट हो जाएंगी। इस तरह से जो गोल्जी अपरेटस है वो और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि गोल्जी अपरेटस स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों तरह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ एसोसिएटेड होता है। और जो गोल्जी अपरेटस की ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इसके वेसिकल्स की वो भी सिमिलर होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उससे काफ़ी सिमिलर होती हैं क्योंकि ये उसी से बन रही होती हैं। उसके बाद लाइसोसोम्स को देखते हैं। जो लाइसोसोम्स हैं वो भी बेसिकली गोल्जी अपरेटस से बन रहे होते हैं। जो गोल्जी अपरेटस है उसका जो मैच्योरिंग फेज़ है वहाँ से कुछ वेसिकल्स डिस्पैच होती हैं और वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स हो जाती हैं जिन्हें हम लाइसोसोम्स कहते हैं। लाइसोसोम्स के स्ट्रक्चर को देखें तो बेसिकली जो लाइसोसोम है ये भी टिपिकल लिपिड बाय लेयर जो मेम्ब्रेन है जिससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस और सब कुछ सारी मेम्ब्रेन उससे बनती हैं, उसी तरह लाइसोसोम भी उसी मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। उसके अलावा जो लाइसोसोम है इसके अंदर जो हैं हाइड्रोलेस एंजाइम्स वो काफ़ी ज़्यादा मकदार में इसके अंदर जमा होते हैं। अगर हम एक टिपिकल लाइसोसोम को देखें तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 40 डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोलेस एंजाइम्स होते हैं। अब हाइड्रोलेस एंजाइम्स को देखें अगर तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। जैसा कि इनके नाम से जाहिर है ये कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो
उसके अंदर वाटर ऐड करके उसकी लाइसिस करवाते हैं, इसलिए हम इन्हें हाइड्रोलेस एंजाइम्स कहते हैं। बेसिकली वर्क कैसे करते हैं कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके एक पार्ट के साथ ये जो वाटर का हाइड्रोजन आयन है उसको अटैच करेंगे और दूसरे पार्ट के साथ हाइड्रोक्सिल आयन को अटैच कर देंगे, जिसकी वजह से वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके जो सब यूनिट्स हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनके अंदर डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन का कोई मॉलिक्यूल है तो ये हाइड्रोलेस एंजाइम्स उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे, अगर ग्लाइकोजन है तो उसे ग्लूकोज में कर देंगे, और अगर लिपिड्स हैं तो उसे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कर देंगे। तो इस तरह से ये हाइड्रोलेस एंजाइम्स जो हैं काम करते हैं, और ये जो हाइड्रोलेस एंजाइम्स हैं काफ़ी ज़्यादा मकदार के अंदर लाइसोसोम्स में मौजूद होते हैं, और जो लाइसोसोम्स की आउटर लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है वो इन एंजाइम्स को प्रिवेंट करती है लाइसोसोम्स से निकलने से। लेकिन अगर खुदा न खास्ते किसी केस में, अगर डिजीज़ के केस में ये लाइसोसोम से निकल जाएँ तो ये सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी डैमेज कर सकते हैं। अब बेसिकली ये जो एंजाइम्स के इनका फंक्शन क्या है, तो जो लाइसोसोम्स हैं 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो प्ले कर रहे होते हैं हमारे सेल के अंदर। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं बेसिकली सेल के अंदर कोई भी डैमेज, पहला फंक्शन ये है सेल के अंदर कोई भी सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए तो ये लाइसोसोम उधर उस स्ट्रक्चर पे जाकर अटैच हो जाएंगे और उस स्ट्रक्चर को डाइजेस्ट कर देंगे। सेकंड जो इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है कि जो भी सेल फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करता है उनके डाइजेशन का काम भी लाइसोसोम्स का होता है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट है इसका पॉइंट वो ये है कि अगर सेल के अंदर कोई अनवांटेड सब्सटेंस जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह कोई सेल के अंदर इंटर हो जाता है तो उनको भी लाइसोसोम्स डाइजेस्ट कर लेते हैं। और लाइसोसोम का जो साइज़ है वो डिफरेंट सेल्स में वेरी करता है, लेकिन मोस्टली 250 से 750 नैनोमीटर्स तक होता है। उसके बाद पेरोक्सीसोम्स को देख लेते हैं। तो जो पेरोक्सीसोम्स हैं वो भी लाइसोसोम से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं, लेकिन हमने लाइसोसोम्स और पेरोक्सीसोम्स में 2 बेसिक डिफरेंसेस याद रखने हैं। पहला डिफरेंस ये कि जो लाइसोसोम्स हैं वो हमने अभी पढ़ा कि वो गोल्गी ऑपरेटर से बड ऑफ होकर बन रहे होते हैं, लेकिन जो पेरोक्सीसोम्स हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रहे होते हैं, या फिर ये सेल्फ रेप्लिकेशन से यानी खुद ब खुद डिवाइड होकर ही बन रहे होते हैं, या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जबकि जो लाइसोसोम्स हैं वो गोल्गी ऑपरेटर से बन रहे होते हैं। और दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो लाइसोसोम्स हैं उनके अंदर हाइड्रोलेस एंजाइम्स होते हैं, जबकि पेरोक्सीसोम्स के अंदर जैसा कि नाम से जाहिर है तो ऑक्सीडेज और कैटालेज ये 2 टाइप के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब इन 2 एंजाइम्स के फंक्शन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेसिस के फंक्शन को देखें। तो बेसिकली जो ऑक्सीडेसिस एंजाइम्स हैं इनके पास ये एबिलिटी होती है कि जो हमारा सेल है उसमें डिफरेंट जो सेलुलर प्रोसेसेस हैं उनके रिजल्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आइंस हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेज एंजाइम्स पेरोक्सीसोम के अंदर मौजूद होते हैं ये क्या करते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन है इन दोनों को मिला के हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देते हैं H2O2। और ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है और ये स्टेबल नहीं है, और क्योंकि ये इतनी स्टेबल नहीं होती तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिस भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगी उसे ऑक्सीडाइज कर देगी, ऑक्सीडाइज करके उसे कन्वर्ट कर देगी डिफरेंट सब्सटेंस में। जैसे कि ये जो इसका ऑक्सीडेशन का काम है, ये जो पेरोक्सीसोम्स के अंदर दूसरा एंजाइम है कैटालेज वो इसे करवा रहा होता है प्रमोट। अब इसके एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि जो अल्कोहल होता है उसके ऑक्सीडेशन से हम जानते हैं एसिटाल्डिहाइड बनता है, तो वो जो काम है वो ये करवा रहे होते हैं दोनों मिलकर। सबसे पहले ऑक्सीडेज जो है वो बनाएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड फिर कैटालेज एंजाइम के साथ मिलकर जो अल्कोहल है जो कि पॉइजनस होता है सेल के लिए उसको एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे बाय ऑक्सीडेशन। और जो सेकंड रोल है वो ये है कि कैटालेज जैसा कि नाम से जाहिर है तो ये कैटाबोलाइज करते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को, वो भी चूँकि पॉइजनस होती हैं तो उनको कैटाबोलाइज करते हैं। सॉरी वो पॉइजनस नहीं होती, उनको फर्दर यूज़ के लिए कैटाबोलाइज करते हैं कैटालेज एंजाइम। कैटाबोलाइज मतलब उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है बेसिकली ऑक्सीडेज और कैटालेज कैसे साथ मिलके अल्कोहल को डिटॉक्सीफाई कर रहे हैं। और हाँ, ये जो काम है अल्कोहल की डिटॉक्सीफिकेशन वाला ये हमारा लीवर कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से जो हमारे लीवर के सेल्स हैं उनके अंदर पेरोक्सीसोम जो हैं वो अबंडेंस में होते हैं। तो अगर कोई एमसीक्यू आ जाए कि पेरोक्सीसोम्स कौन से सेल्स में ज़्यादा होंगे तो वो लीवर सेल्स होंगे।
उसके बाद स्क्रीटरी वेसिकल्स को देख लें तो जो गोल्जी अपरेटस है बेसिकली हमने पीछे पढ़ा था, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके फॉर्मिंग फेज से बन रही होती हैं। एक तो लाइसोसोम जो कि हम पढ़ चुके हैं, और दूसरी चीज़ वो जो बन रही होती है वो स्क्रीटरी वेसिकल्स होती हैं। जो लाइसोसोम्स होते हैं उन्होंने सेल के अंदर ही रह जाना होता है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं, लेकिन जो स्क्रीटरी वेसिकल्स हैं ये सेल से बाहर निकल के, क्योंकि इनका नाम है स्क्रीटरी है तो ये स्क्रीट हो रही होती हैं तो सेल के बाहर निकल जाती हैं। इन स्क्रीटरी वेसिकल्स को बेसिकली स्क्रीटरी वेसिकल या स्क्रीटरी ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। तो इनकी एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, वो है पेनक्रियास की। तो जो पेनक्रियास के सेल्स हैं वो रिलीज़ करते हैं जो स्क्रीटरी वेसिकल्स, उनके अंदर प्रोटीन प्रोएंजाइम्स होते हैं। तो ये जो स्क्रीटरी वेसिकल्स हैं ये थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूटेनम में चली जाती हैं, और वहाँ पे ये जो प्रोटीन प्रोएंजाइम्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोएंजाइम से इंजाइम्स के अंदर, वहाँ पे प्रोटीन के डाइजेशन करवाते हैं। अब प्रोएंजाइम्स का मतलब ये है कि अभी ये एक्टिवेटेड नहीं होते, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जबकि इंटेस्टाइन में जाके एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये थी इसके एग्जांपल। उसके बाद हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउसेस ऑफ द सेल। ये पावर हाउस होते हैं सेल के, यानी कि ये सेल की जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और ये बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर को देखें तो साइटोप्लाज्म भी एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनील है। जैसे कि न्यूक्लियस था एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनील, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जस्ट लाइक न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनील है, और इसके अलावा बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनील्स हैं वो सिंगल मेम्ब्रेनस हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के अंदर दो बाइलिपिड मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिनमें एक इनर मेम्ब्रेन होती है, दूसरी आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनकी साइज़, शेप और नंबर हर चीज़ वेरी करती है डिफरेंट सेल्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे जो कार्डियक मसल्स हैं वो उनका काम ज़्यादा होता है, तो उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनकी तादाद और उनका साइज़ दोनों चीज़ें ज़्यादा होंगी। जबकि जो हमारे एडिपोसाइट्स हैं उनका कोई ज़्यादा काम नहीं होता, तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा कम होंगे। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया की शेप को देखें तो इनकी शेप भी वेरी करती है। तो इनकी शेप ग्लोबुलर भी हो सकती है, जिस तरह इस डायग्राम में, ये इलोंगेटेड भी इस तरह की हो सकती है, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, और इनका साइज़ भी वेरी करता है फ्रॉम अ फ्यू माइक्रोमीटर्स टू 7 माइक्रोमीटर्स तक ये वेरी करते हैं। उसके बाद इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। एक बाहर आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि स्मूथ होती है, उसके बाद एक इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि बहुत ज़्यादा इन फोल्डिंग्स बना रही होती है, और ये जो फोल्ड्स बना रही होती है इनको हम क्रिस्टा कहते हैं, क्रिस्टी। और इन फोल्ड्स का भी एक फंक्शन होता है, वो ये जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि इस सरफेस एरिया के ऊपर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो है, जैसे कि हम देख सकते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स अटैच होते हैं जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन करवा रहे होते हैं, जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट से एनर्जी ने एक्सट्रैक्ट होकर एटीपी बनना है। इस वजह से इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम्स यहाँ पे अटैच हों, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो सके। इसके अलावा जो ये फोल्डिंग्स हैं इनके अंदर जो स्पेस है उसके अंदर फ्लूइड होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। इस फ्लूइड के अंदर बहुत से एंजाइम्स डिसॉल्व होते हैं जो कि इस सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में काम करते हैं और एटीपी प्रोडक्शन में मदद करते हैं। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसी तरह इन एंजाइम्स के मदद से बनती है न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके, और CO2 और जो वाटर है एज अ बायो प्रोडक्ट वो भी फॉर्म होते हैं, और जो एटीपी है यहाँ से निकल के साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाती है, और जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे उसकी जो एनर्जी है वो काम में आती है। इसके अलावा इस पैराग्राफ में इन्होंने ये सब लिखा था। उसके बाद नीचे इन्होंने लिखा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल्फ रेप्लिकेटिव ऑर्गेनील है, यानी कि इसके अंदर अपना DNA मौजूद होता है जिसकी वजह से अपनी मर्ज़ी से रेप्लिकेट कर सकता है। तो अगर कि सेल की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जैसे कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो भी सेल्फ रेप्लिकेशन से बढ़ जाते हैं, और जो एनर्जी के रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गया उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सेल साइटोस्केलेटन को देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले प्रोटीन्स में पढ़ा था कि दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, एक स्ट्रक्चरल और दूसरी फंक्शनल। तो जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो बेसिकली जो सेल है उसका साइटोस्केलेटन बना रही होती हैं। ये फाइब्रिलर प्रोटीन्स होती हैं जो कि फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में अरेंज हुई होती हैं। तो ओरिजिनेट कैसे करती हैं? बेसिकली ये राइबोसोम्स से ये प्रोटीन्स जो हैं सिंगल जो प्रोटीन सब यूनिट्स हैं वो राइबोसोम्स बनाते हैं। फिर वो जो प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं वो मिलके पॉलीमराइज होते हैं और एक जो है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम फाइब्रिलर प्रोटीन कहते हैं, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, सॉरी। तो फिलामेंट्स बना लेते हैं। तो इसी तरह से ये जो
फिलामेंट्स हैं जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है उसके इनर साइड पे, जिस तरह ये एक सेल है आप देख रहे हैं, तो ये इसके सेल मेम्ब्रेन है। तो इसकी जो इनर साइड है यहाँ पे भी डिफरेंट जो फिलामेंट्स हैं वो इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड को यूँ इस तरह सराउंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है उसको सपोर्ट दे रहे होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है साइटोस्केलेटन का। इसके अलावा ये जो इसके अलावा ये जो साइटोस्केलेटन है इसके अंदर एक और किस्म की भी प्रोटीन आती है जिसे हम ट्यूबुलिन कहते हैं। ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ये पॉलीमराइज होकर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती है और माइक्रोट्यूब्यूल्स के काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो सेंट्रियोल्स हैं और जो माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं बेसिकली ड्यूरिंग सेल डिवीजन बनते हैं सेंट्रियोल्स से। ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से बन रहे होते हैं। इसके अलावा ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये सिलिया के अंदर भी मौजूद होते हैं जो कि सेल मूवमेंट में काम करते हैं। उसके अलावा जो हमारे स्पर्म्स हैं उनकी जो टेल है उसके अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि स्पर्म की मूवमेंट में काम करते हैं। उसके अलावा जो हमारे मसल सेल्स होते हैं उनके अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, तो वो भी एक साइटोस्केलेटन की एग्जांपल है। वो भी जो सेल साइटोस्केलेटन है उसी का हिस्सा बनते हैं। तो इस तरह से जो हमारे साइटोस्केलेटन है उसके काफ़ी ज़्यादा फंक्शन आते हैं। एक तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कि ये कि वो एक्टोप्लाज्म की फॉर्म में जो सेल मेम्ब्रेन के अराउंड एक्टोप्लाज्म बना लेता है, उसकी फॉर्म में वो सेल की जो शेप है उसका स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करता है। दूसरा ये कि जो सेंट्रियोल्स और माइटोटिक स्पिंडल्स की फॉर्म में सेल डिवीजन के अंदर भी मदद कर रहा होता है। और तीसरा ये कि वो इन द फॉर्म ऑफ सिलिया और स्पर्म्स की टेल्स में मौजूद होता है जिसमें वो सेल की मूवमेंट में भी काम कर रहा होता है। और चौथा ये कि ये जो हमारा साइटोस्केलेटन है ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ट्रैक्स बना लेता है जिसके ऊपर जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं उनकी मूवमेंट हो सके, यानी कि डिफरेंट जिसे हम सड़कें कह सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर रोड्स का जिस तरह नेटवर्क होता है इस तरह से ट्रैक्स डिफरेंट बना लेता है और जो ऑर्गेनल्स हैं उनको डायरेक्ट करता है कि आप इस डायरेक्शन में मूव करो। उसके बाद न्यूक्लियस को देख लेते हैं। जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली जो यूकैरियोटिक सेल है उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, क्योंकि ये भी जो न्यूक्लियस है इसी की वजह से यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में बेसिक डिफरेंस होता है। न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेल ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो सेल का जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो सारा इनक्लोज्ड होता है। और यही जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें डीएनए होता है और डीएनए के पार्ट्स होते हैं जिन्हें जीन्स कहते हैं। वो जीन्स जो है उससे आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन से और फिर उसकी ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनती हैं। तो बेसिकली ये जो न्यूक्लियस ही है जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनका स्ट्रक्चर न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो प्रोटीन्स हैं स्ट्रक्चरल भी होती हैं और फंक्शनल भी होती हैं। तो बोथ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और फंक्शन ऑफ प्रोटीन ये दोनों चीज़ें जो न्यूक्लियस जो है यही कंट्रोल कर रहा होता है, जिससे सेल का स्ट्रक्चर भी न्यूक्लियस डिटरमाइन करता है और उसके जो फंक्शंस हैं वो भी न्यूक्लियस ही डिटरमाइन करता है। उसके बाद जो न्यूक्लियस है उसको अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखें तो बेसिकली उसका जो फंक्शन है उसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं चल पाता। अगर हम उसे इंटरफेस के दौरान माइक्रोस्कोप में देखें तो जो न्यूक्लियस है उसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली जैसे साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले फ्लूइड को कहते हैं, इसी तरह जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें एक न्यूक्लियस को तो हमें सिर्फ उसके अंदर जो है क्रोमेटिन मटेरियल नज़र आ रहा होता है, लेकिन ड्यूरिंग माइटोसिस ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये अरेंज हो जाता है और क्रोमोसोम्स बना लेता है। तो अगर हम इंटरफेस के अलावा माइटोसिस के दौरान न्यूक्लियस को देखें उसकी प्रोफेस के दौरान तो हमें जो है क्रोमोसोम्स नज़र आएंगे। उसके बाद जो न्यूक्लियस है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेल्प कहते हैं। और ये मेम्ब्रेन जो है ये भी एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी कि दो लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन से बनती है, जिसमें से एक इनर मेम्ब्रेन होगी और एक आउटर मेम्ब्रेन होगी। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये न्यूक्लियर एनवेल्प है और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये जो हाईली डेंस स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोलस है। अब पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखेंगे। इसके अंदर एक ये इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस होती है। और इनर जो आउटर मेम्ब्रेन है उनके अंदर ये पोर्स होते हैं। एक न्यूक्लियस के अंदर सेवरल हंड्रेड से थाउजेंड्स तक के पोर्स हो सकते हैं। और ये जो पोर्स हैं बेसिकली ये न्यूक्लियस के बाहर जो स्ट्रक्चर्स जाने होते हैं जिनमें आरएनए वगैरह प्रोटीन वगैरह ये सारे स्ट्रक्चर शामिल हैं, वो इन पोर्स के थ्रू बाहर साइटोप्लाज्म में जाते हैं। और ये जो पोर्स हैं इनके एजेस पे
प्रोटीन स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि एक गेटवे का काम करते हैं पोर्स के लिए। उसके बाद अगर हम इस न्यूक्लियस को देखें तो माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो उसके अंदर हमें हाईली डेंस्ड जो है वो नज़र आते हैं स्ट्रक्चर। ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इन्हें हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। लेकिन ये जो न्यूक्लियोलस है इनके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, जस्ट एक हाईली डेंस स्ट्रक्चर हो गया, इसलिए इसे सेपरेट ऑर्गेनेल के तौर पे नहीं लिया जाता। अगर ये जो ऑर्गेनेल है इसके कंपोजिशन को देखें तो इसके अंदर बेसिकली आरएनए और प्रोटीन्स शामिल होती हैं, और वही आरएनए और प्रोटीन सब यूनिट्स शामिल होते हैं जो कि मिलके राइबोसोम्स बना रहे होते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियस को हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, और बेसिकली ये फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स है, लेकिन यहाँ पे राइबोसोम्स के सिर्फ सब यूनिट्स बन रहे होते हैं। राइबोसोम्स खुद यहाँ से नहीं बनते, उसके सब यूनिट्स यहाँ से न्यूक्लियर पोल्स के जरिए साइटोप्लाज्म में जाते हैं, वहाँ पे फिर राइबोसोम्स असेंबल होते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियस इज़ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो उसकी फैक्ट्री है, लेकिन जो असेंबल हो रहे होते हैं राइबोसोम्स वो बेसिकली साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। यहाँ पे होता है ये कि जो भी डीएनए है वहाँ से जो आरएनए बनते हैं, जो मैसेंजर आरएनए जो कि राइबोसोम्स के सब यूनिट होते हैं, वो या तो यहाँ से डायरेक्ट बाहर जाके राइबोसोम्स असेंबल होकर बनाते हैं, या फिर वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर हो जाते हैं, और जब भी राइबोसोम्स की ज़रूरत पड़ती है वो डायरेक्ट न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में। तो इसीलिए जो कि सेल जिनके अंदर प्रोटीन के स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहे होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा विजिबल होता है। तो न्यूक्लियस के बारे में बेसिकली यही लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे उन्होंने जो ह्यूमन सेल है उसके लोअर फॉर्म्स ऑफ जो सेल है उनके साथ कंपैरिजन दिया हुआ है। बेसिकली ह्यूमन सेल जो कि एक यूकैरियोटिक सेल है वो और जो लोअर फॉर्म वाले सेल्स हैं उनमें बेसिक डिफरेंस जो है न्यूक्लियस का होता है। बेसिकली ये कहता है कि जो लाइफ है इनिशियली वो स्टार्ट हुई थी एक ऐसे स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो कि प्रेजेंटली जो वायरस मौजूद है उसके जैसा था, यानी कि उसके अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल था जो कि प्रोटीन कोड के अंदर इनक्लोज था, और उस जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर इस प्रोटीन और डीएनए और आरएनए के अलावा जो अदर केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो भी इसके अंदर अकोमोडेट होनी स्टार्ट हो गई, और उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बन गई जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और उस मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लोर मीडियम आ गया जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस तरह से एक बैक्टीरियल सेल जो है उससे जो कि हाई कम्प्लेक्स सेल है वो वजूद में आया। लेकिन उसके बाद जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आते गए, और इसी तरह से जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो अभी बेसिकली ऐसे डिस्पर्स था साइटोप्लाज्म में। लेकिन फिर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बन गई जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस तरह से न्यूक्लियस वजूद में आया। न्यूक्लियस के वजूद में आने की वजह से वो जो सेल है उसके अंदर बेसिकली एक कंट्रोल सिस्टम बन गया, और वो कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ भी करने लग गया, और स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करने की उसके अंदर सलाहियत आ गई, जिसकी वजह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो वजूद में आए, जिनमें हर सेल जो है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो इस तरह से जो प्रेजेंट लाइफ वो वाला जो सेल है वो वजूद में आया। तो ऊपर उन्होंने बेसिकली साइज़ का डिफरेंस दिया हुआ है कि जो वायरस है स्मॉल वायरस वो 15 नैनोमीटर्स तक होता है, फिर उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया है वो 1 माइक्रोमीटर का होता है, और जो एक मैच्योर ह्यूमन सेल है वो 5 से 10 माइक्रोमीटर या इससे भी बड़ा हो सकता है। और उसके बाद फंक्शनल सिस्टम्स आते हैं, ये मैं पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगा। तो पार्ट 1 के लिए बस इतना ही, बाकी जितने भी फंक्शनल सिस्टम्स हैं वो सब पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगा।